हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी फिजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा को फाउंडर एग्रीमेंट के बारे में कि क्या होता है और क्यों ये जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम कंपनी चालू करते हैं हमारे साथ फाउंडर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, शुरुआत में सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं, तभी तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं। लेटर ऑन जब कंपनी बड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, नए फाउंडर्स आते हैं, तो डिस्प्यूट राइज होता है। इसलिए शुरुआत के अंदर को फाउंडर एग्रीमेंट कर लो बिजनेस के अंदर। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो ना, तो को फाउंडर एग्रीमेंट करना आज के टाइम में मस्ट है। अब ये क्या होता है और कैसे आपको करना है? सबसे पहले को फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर सारे को फाउंडर्स का नेम आएगा। को फाउंडर्स का नेम आना जरूरी होता है कि कौन कौन को फाउंडर्स है इस कंपनी के अंदर। दूसरा क्लॉज, किस किस को कितने शेयर्स अलाउट हो रहे हैं, शेयर होल्डिंग क्या है कंपनी के अंदर, ये सारी चीज़ें भी को फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर आएंगी। तीसरी चीज़, इनवाइटिंग न्यू पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब इसका मतलब समझाता हूँ। क्या होता है, इन्वेस्टर्स आता है, न्यू पार्टनर आता है ना, दिक्कत ये होती है कि किसके शेयर में से उसको शेयर मिलेगा, प्लस उसके आने के लिए कितने लोगों के अप्रूवल चाहिए। अब होता यही है, जैसे हाउसिंग.com था, हाउसिंग.com में बहुत सारे को फाउंडर थे। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, इन्वेस्टर्स आए ना, सबने अपने अपने शेयर्स देने से मना कर दिया, वहाँ हो गया डिस्प्यूट राइज, और अल्टीमेटली जो कंपनी का मेन को फाउंडर था, सीईओ था, उसको रिजाइन करना पड़ा। इसलिए लिखवाओ अपना एग्रीमेंट के अंदर कि जब जब न्यू पार्टनर आएगा ना, तो शेयर्स किसके शेयर्स में से जाएंगे, या फिर शेयर्स जो है प्रोपोर्शनलिटी सबके शेयर्स में से कट होंगे। जैसे 1% के बाद से शेयर 80%, एक के बाद से 20%, तो 8:2 के शेयर में शेयर दिए अलॉट होंगे नए पार्टनर को। मतलब जो पुराने पार्टनर से जिसके पास 80% शेयर्स है, उसके 8:2 के रेशियो में शेयर लिए जाएंगे। थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज दो को फाउंडर्स है, एक के पास 80% शेयर है, एक के पास 20% शेयर है। अब एक नया शेयर होल्डर आ रहा है, उसको 10% शेयर जा रहे हैं। अब जिसके पास 80% शेयर है ना, उसके 8 शेयर माइनस हो जाएंगे। अब उसके पास शेयर आ जाएंगे 72। जिसके पास 20% शेयर है, उसके 2 शेयर माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद शेयर रह जाएंगे इस समय सिर्फ 18, और 10% शेयर नए शेयर होल्डर को अलॉट हो जाएंगे। तो ऐसे शेयर्स नए शेयर होल्डर को अलॉट करे जाएंगे या नए इन्वेस्टर को अलॉट करे जाएंगे। ये क्लॉज क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए को फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि शेयर्स को लेकर डिस्प्यूट होता ही होता है कि अपने कौन शेयर्स डिल्यूट करेगा। उसके बाद कंपनी के गोल्स और टारगेट्स क्या है। देखिए, हर कंपनी का गोल्स होता है, मिशन होते हैं, टारगेट्स होते हैं। इन चीज़ों के भी लिखा हो कि कंपनी को इतने टाइम में टारगेट्स अचीव करना है, इतनी सेल्स अचीव करनी है, कंपनी को हम इस हाइट तक लेके जाएंगे। क्या होता है, देखिए, शुरुआत में सब जोश में कंपनी चालू करते हैं कि कंपनी को 100 करोड़ 1000 करोड़ की बनाना है। बट जब कंपनी में रेवेन्यूज आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, 10 करोड़ तक या 20 करोड़ तक पहुंचता है ना, एक को फाउंडर बोलता है इनफ है ना यार, क्यों रिस्क लेनी, लोन लेना, नए लोगों को हायर करना, इनफ है। दूसरा बोलता है नहीं, मेरे को तो करना है 100 करोड़। तो कंपनी के गोल्स टारगेट्स पहले ही मेंशन करा दो, 3 से 5 साल के, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिर आता है 5th पॉइंट, बिजनेस को कौन लीड करेगा। देखो, शुरुआत के अंदर है ना, सब कहते हैं यार तू सीईओ बन जा, तू सीएफओ बन जा, तू लीड कर लेना। बट जब कंपनी बड़ी होती है, रेवेन्यूज आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, सबको लीड करने का चाहिए कि मैं लीड करूंगा, मैं सेल्स टीम को लीड करूंगा, मैं परचेस टीम को लीड करूंगा, मैं कंपनी को लीड करूंगा। तो शुरुआत के अंदर ही ना लीडरशिप टीम को डिफाइन करो को फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर। रीजन समझाता हूँ। क्या होता है, बिजनेस अच्छा चला तो ठीक है, बिजनेस में कहीं दिक्कत आ गई, लॉस हो गया ना, तो बोलेंगे डिसीजन तूने लिया था। तो इसलिए शुरुआत के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर डाल दो कि डिसीजन मेकिंग पावर किसकी होगी, जिससे कंपनी फास्ट तेजी से ग्रो सके। देखो, यही अंतर आता है इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर। इन्फोसिस में जो लीडरशिप टीम थी ना, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं थी, को फाउंडर एग्रीमेंट क्लियरली डिफाइंड नहीं था। इन्फोसिस में बार बार सीईओ चेंज हुआ, जबकि टीसीएस में नहीं हुआ। तो टीसीएस और इन्फोसिस में बहुत बड़ा अंतर आ गया। आज टीसीएस का मार्केट वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी आगे निकल गया। तो ये चीज़ लिखवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लीडरशिप टीम में कौन रहेगा, कौन लीड करेगा, सीईओ कौन होगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या है फाउंडर्स की, किसका ऑब्लिगेशन है, बिजनेस को मैनेज करने का, अकाउंटिंग करने का, टैक्सेस करने का, या फंडिंग लाने का, ये सारी चीज़ें लिखाओ। ऑब्लिगेशंस का पॉइंट अच्छे से लिखाना, थोड़ा टाइम लग जाए चलेगा, बट ऑब्लिगेशन क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए को फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो पड़ोसी हैं, दोनों की बड़ी अच्छी बनती है। एक दिन किसी एक का थोड़ा झगड़ा हो गया, वो बोला मैं तेरे साथ पड़ोस में नहीं रहूँगा। अब मैं मकान बेच के जा रहा हूँ। अब वो बेच के तो जा रहा है, बट वो शराबी को बेच के चला गया मकान। तो उसके अंदर जो अच्छा पर्सन है ना, जिसका घर है, वो तो बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि शराबी पड़ोसी बन गया, वो रोज़ उसको परेशान कर रहा है। यही कंपनी के अंदर होता है। आपके पास 80% शेयर है, को फाउंडर के पास 20% शेयर थे। अब झगड़ा हो गया, गुस्से गुस्से में रूठ के वो चला गया। अब वो शेयर कह रहा है मैं किसी और पर्सन को बेचूंगा, और वो ऐसे पर्सन को बेच रहा है जिससे आपकी बनती ही नहीं है, उसमें आपका नुकसान हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि अगर कोई शेयर बेचना चाहता है ना, तो पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देगा शेयर खरीदने का। हम नहीं खरीदते, फिर उसका राइट है किसी को भी बेचे।
तो ये पॉइंट भी लिखवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है आईपी राइट्स, कि आईपी राइट्स किसके रहेंगे। जनरली जब आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करते हो तो आईपी राइट्स हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद सैलरी क्लॉज। अब लोग कहते हैं हम तो फाउंडर है, पार्टनर है, सैलरी नौकरी एम्प्लॉय लेता है, हम क्यों सैलरी लेंगे, हम तो प्रॉफिट लेंगे, बोनस लेंगे, डिविडेंड लेंगे। नहीं, डिविडेंड साल के एंड में आएगा, सैलरी भी मेंशन कराओ। यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पोजीशन क्या कंपनी के अंदर, सीईओ, सीएफओ, प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, क्या हो, हर एक की सैलरी लिखो, आपकी भी सैलरी होगी, हर महीने आपको ही सैलरी मिलेगी कंपनी से, क्योंकि आप भी एक एम्प्लॉय हो कंपनी के। इस समय ध्यान रखना, ना कि ओनर हो। ओनर मेंटेलिटी से कंपनी को चलाओगे ना, दोनों को फाउंडर्स नहीं चला पाओगे, चाहे 3 और 4 हो, सब फेल हो जाओगे। सैलरी फिक्स करो कि हर को फाउंडर की सैलरी रहेगी। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड्स बटेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद वेस्टिंग क्लॉज। अब ये क्या होता है, आप न्यू को फाउंडर्स को ला रहे हो, पार्टनर्स को ला रहे हो, उनके लिए वेस्टिंग क्लॉज दिलाओ कि 3 साल तक जब तक ये कंपनी में काम करेंगे उसके बाद ही इनको शेयर्स अलॉट होंगे। परफॉर्मेंस डाल दो, टारगेट्स डाल दो, टाइम पीरियड डाल दो। वेस्टिंग क्लॉज आज के टाइम में डालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वेस्टिंग क्लॉज एंड क्लिफ पीरियड के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो को डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। अब बात करते हैं डेडलॉक, ये क्या होता है। देखिए बहुत सारे को फाउंडर्स है, टीम मेंबर्स है, कभी कंपनी में डिस्प्यूट हो गया, डेडलॉक आ गया। तो डेडलॉक का मतलब होता है कि एक भी को फाउंडर की एक दूसरे को फाउंडर से नहीं बन रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो इस केस में क्या होगा, सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, किस पर्सन का राइट होगा डेडलॉक को तोड़ने का। डेडलॉक का नाम से मतलब समझ जाओ, जो लॉक है ना, लॉक तो लग गया, अब उसका डेड आ गया, लॉक को कैसे तोड़ा जाए, कोई चाबी नहीं मिल रही, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। इसलिए लिखवाना जरूरी कि डेडलॉक कैसे टूटेगा कंपनी के अंदर, किसकी बात मानी जाएगी और कौन इसको ब्रेक कर सकता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ अ फाउंडर। हो सकता है कंपनी में 7-8 फाउंडर हो, अब कोई फाउंडर गलत काम कर दे, रेप कर दे, मर्डर कर दे, कंपनी में फ्रॉड कर दे, अकाउंट्स में फ्रॉड कर दे, वेंडर के साथ फ्रॉड कर दे, तो कैसे उसको रिमूव करा जा सकता है और कितने पार्टनर्स की अप्रूवल चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए। इस क्लॉज को भी अच्छे से लिखाना। उसके बाद ईसॉप्स। ईसॉप्स क्या होते हैं, नए एम्प्लॉयज़ जब हम हायर करते हैं, टैलेंटेड मैन पावर को लेकर आते हैं, उनको हम ईसॉप्स देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो वहाँ पे कितने ईसॉप्स एम्प्लॉय को अलॉट करे जाएंगे, 10%, 15%, उसका भी एक बजट होता है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से लिखवाना कि इससे ज़्यादा ईसॉप्स हम नहीं दे सकते एम्प्लॉयज़ को। ये चीज़ भी अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके भी लेकर डिस्प्यूट होता है फ्यूचर के अंदर। एक को फाउंडर कहता है 20% देने चाहिए, एक कहता है 10% देने चाहिए, तो उसको पहले ही लिखवा दो जिससे फ्यूचर के अंदर कोई दिक्कत ना है। अब एंड के अंदर कितने स्टैम्प पेपर ड्यूटी के ऊपर एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इंडिया में हर स्टेट की अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है, राजस्थान की अलग, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, तमिलनाडु की अलग, बट ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपका को फाउंडर एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, 2 विटनेस उस पर होनी चाहिए, फिर उसके उस पर नोटरी होनी चाहिए। उसके बाद ये लीगली वैलिड है, आप इसको कोर्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट्स है ना, मन में मत रखो, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। हमारी टीम आपको हर कमेंट का आंसर कर देगी टाइमली, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, मेरी टीम को थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, एंड प्लीज़ इस चैनल को एंड इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे हम और लोगों तक रीच कर पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।